नमस्कार एमपी, आप सभी का स्वागत है आज के सजीव फोन इन प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हर रोज एक नया विषय लेकर आते हैं और उस विषय से संबंधित ढेर सारी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। ये क्योंकि लाइव फोन इन प्रोग्राम है, इस कार्यक्रम के दौरान आप भी हमें कॉल करते हैं और आपके मन में जो भी जिज्ञासा रहती है विषय से संबंधित आप वो पूछते हैं और हमारा यही प्रयत्न रहता है कि आपको आपकी जिज्ञासा का समाधान भी अवश्य ही मिल सके। कार्यक्रम में विषयों के साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके साथ साझा करते हैं। कौन कौन सी जानकारियां हैं आपको बताएंगे, लेकिन आप जल्दी से हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए ताकि आप हमें कॉल कर सकें। हमारे नंबर्स हैं 0755266049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 180023330040। इन नंबर्स पर आप हमसे संपर्क अवश्य ही कीजिएगा। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि क्या है हमारा आज का विषय। चलिए अब आपको बता देते हैं कि क्या है आज की तिथि। आज की तिथि क्या है जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2079 के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, तदनुसार 18 अक्टूबर 2022 दिन है मंगलवार का दिन है और मंगल कामनाओं के साथ ही हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि जो त्योहारों हैं वो उसका सप्ताह शुरू हो गया है। कुछ ही दिनों में दीपावली आने वाली है, घरों में सफाइयाँ चल रही हैं और साथ ही साथ लोग माँ लक्ष्मी का स्वागत करने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि क्या है आज का विचार, किस विचार के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो विचार है वो दिया है हमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। वो कहते हैं कि हम महानता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी हमें विनम्रता के साथ काम करना चाहिए। यदि हम जल्दी में या हड़बड़ाहट में किसी काम को करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा ही होता है कि उस काम में और देरी हो जाती है, डिले हो जाता है। इसलिए हमें थोड़ी विनम्रता के साथ काम करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करते हैं आपके साथ। 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जिसने 1927 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग यानी बीबीसी की स्थान ले लिया था। 1931 में अमेरिकी खोजकर्ता थॉमस अल्वा एडिसन का वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में निधन हो गया था। 1972 में बहुउद्देशीय हेलिकेयर ASR 315 ने बेंगलुरु की परीक्षण उड़ान भर ली थी और ये जो हेलीकॉप्टर है बेहद खास था। और 1980 में पहली हिमालय कार रैली को मुंबई से ब्रेबोर्न स्टेडियम के लिए रवाना किया गया था। 2004 में कुख्यात दस्यु सुरगाना और तस्कर को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मार गिरा दिया गया था इनको। तो ये बात हो गई आज के इतिहास के बारे में। कुछ घटनाएं हमने आपके साथ साझा की हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि आप और हम क्या कर रहे हैं, यानी कि आप और हम ऐसा क्या खास कर रहे हैं जिसकी वजह से किसी ना किसी तरह का इतिहास रच जाए, ऐसा कोई कार्य हो जाए हमसे कि वो इतिहास में याद किया जाए। तो चलिए क्यों ना आज के कार्यक्रम को इतना महत्वपूर्ण बना दे, ऐसी जानकारियां आपके साथ साझा करें कि आज का दिन भी इतिहास में दर्ज कर लिया जाए और याद किया जाए कि आज बहुत सारी जानकारी हमें मिली थी। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि क्या है आज का विषय, जिस विषय पर आज हम कार्यक्रम के दौरान चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय त्योहारों के समय यातायात व्यवस्था, ये हमारा एक विषय रहेगा। साथ ही साथ हमारा दूसरा विषय है खाद्य सामग्री की गुणवत्ता हेतु शिकायत एवं समाधान। इन दोनों विषयों पर बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर कैलाश बुंदेला जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप नियंत्रक हैं नापतोल विभाग में। साथ ही साथ अब मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ एक बहुत ही खास व्यक्ति से, इसलिए क्योंकि त्योहारों के समय पे इन दोनों ही जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और यातायात के संबंध में जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है वो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे संभाला जाता है, इस बारे में हमें बताएंगे विशाल मालवीय जी। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप यातायात प्रभारी भोपाल हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी त्यौहार आते हैं हम सभी के मन में ये जिज्ञासा होती है, हम बाजार जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खरीदारी करेंगे, अच्छा सामान घर लेके आएंगे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान
किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार को करनी होती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम कोई चीज़ की खरीदारी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यदि हम खरीद रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था कैसी हो रही है, जो हम सामान खरीद के ला रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है, ये हमारे लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे खरीदारी करनी चाहिए, कैसे गुणवत्ता के बारे में जानना चाहिए, इस विषय पे हम बात करेंगे। यदि हम कोई सामान खरीद रहे हैं और मान लीजिए हमने 1 किलो सामान खरीदा है और यदि हमें जो वस्तु है वो 900 ग्राम ही प्राप्त हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा कि हमने जो पैसा दिया है उसकी पूरा मूल्य हमें नहीं मिल पाया है। सर, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए जब हम घर से निकलते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान करते हुए निकलना चाहिए कि यदि हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो उसकी जो पूरी मूल्य है, पूरी जो क्वालिटी है, वो पूरी तरह से सही हो और हम सही सामान घर लेके आए। मैडम, काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो ये है कि जो भी दाम हम चुका रहे हैं, हम चाहेंगे कि उसका पूरा मूल्य हमें रिटर्न में मिले। जी, देखिए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें खुद को ही जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। सरकार के कई हमारे नियम हैं, हमारे डिपार्टमेंट है, हमारे लोग हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमें स्वयं देखना पड़ेगा कि जो चीज़ हम जहाँ लेने जा रहे हैं वो हमें उचित मात्रा में मिल रही है या नहीं मिल रही है। जी, अब इसमें कई प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे नापतोल विभाग के अंतर्गत हमारे जितने भी जो दुकानदार हैं, भाई हैं, या जो भी बल्कि फैक्ट्रियां भी है, या जो पैकेट में भी वस्तुएं आ रही हैं, सबके लिए उचित निर्देश हैं। बिल्कुल। यदि आप कोई पैकेट खरीद रहे हैं तो उस पर आप देखिए कि उस पर डिक्लेरेशन है या नहीं, उस पर कितना दाम लिखा हुआ है, उस पर कितनी मात्रा लिखी हुई है। और अगर आपको शक हो रहा है तो आप उसको तुलवा सकते हैं, उसका हाँ उसको तोलना पड़ेगा। और यदि जो दाम लिखा है, MRP लिखा है, एक बहुत बड़ी शिकायत होती है कि जिस दाम पर हम लिखा है उससे ज़्यादा दाम लिया जा रहा है। तो MRP के बारे में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो हमारा पैकेजिंग एक्ट होता है उसमें हर पैकेट पर एक वस्तु का अधिकतम मूल्य MRP जिसको है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको बोलते हैं जी। और उसके बारे में भी निर्देश है कि वो प्रिंट होना चाहिए। कोई स्टिकर लगा हुआ नहीं होना चाहिए, या हम कोई इससे शॉर्ट गन से उसको एक प्रिंट कर दें, ऐसा नहीं। उसको प्रिंट होना चाहिए। अगर स्टिकर भी लगा है तो गलत है। अगर वो MRP से ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो आप नापतोल विभाग में, जैसे मैंने आपको नंबर भी दिया है, आप ये बताएंगे, और हर जिले में हमारे इंस्पेक्टर भी हैं, उनको आप शिकायत करिए। बिल्कुल, जैसा कि सर ने हमें बताया कि सर ने हमें नंबर प्रोवाइड किया है, कुछ ही देर में वो नंबर आपकी स्क्रीन पे भी होगा। मैं भी आपको वो नंबर बताना चाहूंगी। नंबर है 0755-255-1017। ये नंबर है। यदि आप भी कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने जो वस्तु खरीदी है वो आप उससे संतुष्ट नहीं है, अगर आपने उसे नाप के देखा है और आपको लग रहा है कि तोल में पूरी नहीं है ये, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी शिकायत इस नंबर पर आप दर्ज करवा सकते हैं। आइए चलते हैं और हम विशाल जी से जानते हैं कि सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब घर से निकलते हैं तो हम बहुत अच्छे मूड में निकलते हैं, बहुत कुछ खरीदने जाएंगे, और यदि ट्रैफिक हमें मिल जाए, ट्रैफिक में हम फंस जाएं, तो हमारा जो पूरा समय है वो गड़बड़ा जाता है। तो त्योहारों के टाइम पे खासकर देखा जाता है कि ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सभी लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति विशेष को क्या करना चाहिए ताकि उसकी समझदारी से ये सारी चीज़ें नियंत्रित हो सकें? देखिए, शहर की यातायात व्यवस्था शहर के जो नागरिक हैं उन्हीं से संपन्न होती है। तो सबसे पहला कर्तव्य उनका ये है कि अपनी जो भी वाहन जो निर्धारित पार्किंग स्थान है, उन पार्किंग स्थान में पार्क करें। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जब लोग अपने वाहनों को रोड साइड पार्क कर देते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है, फिर अनावश्यक आप ही लोग, आम जनता ही परेशान होती है। तो हमारा सबसे यही अनुरोध है अभी आगामी त्योहारों को देखते हुए भी, कि अपने जो वाहन हैं उनको जो निर्धारित यातायात के नियम हैं उनको पालन करते हुए चलाएं। खुद भी सुरक्षित रहें, सामने वाले को भी सुरक्षित रखें, त्योहारों का मजा खुद भी लें और दूसरों को भी लेने दें। बिल्कुल सही कहा आपने, त्योहारों का मजा खुद भी लेना चाहिए और दूसरों को भी लेने देना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका कॉल है महेंद्र पटेल जी, दमोह से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है महेंद्र जी आपका, क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रश्न है? जी नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन नापतोल विभाग से कि जैसे पुरानी पद्धति में किलोवाट उपलब्ध थी, आजकल इलेक्ट्रिक कांटे उपलब्ध है मार्केट में। जैसे आपने 1 किलो सब्जी ली, 1 किलो आलू लिया और उसने 900 ग्राम तोल दिया और अपन को लिखा 1000 मतलब 1000 किलोग्राम लिखा आ रहा है। तो कैसे इसका जांच कर पाए कि ये 1 किलो है? मशीन में ही यदि कोई गड़बड़ी है। आपने बहुत अच्छा ऐसी टगी कर रहे हैं आजकल। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, हमारे यहाँ 2 प्रकार की मशीनें हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जैसे आपने बताया, और एक जो तोल कांटे होते हैं जिसको हम मैकेनिकल बाट और
मेजरमेंट बोलते हैं। जी। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स तोल कांटे होते हैं उनको कंपलसरी है कि 1 साल में हमारे यहाँ के इंस्पेक्टर जो है उसकी जांच करता है, जांच करने के बाद उस पर सील लगाता है। बिल्कुल। यदि फिर भी आपको लगता है कि अगर आप जा रहे हैं और आपने वहाँ कुछ सब्जी या कुछ भी ऐसे कुछ सामान खरीदा है जी। और आपको शंका है कि कम है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप बताइए आपने अपने तोल कांटों का वेरिफिकेशन कब करवाया था। बिल्कुल। जब मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जब हम इतना जागरूक हो जाएंगे तो लोग निश्चित रूप से फिर कानून का पालन करेंगे। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे के लिए 1 साल में उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। मैकेनिकल हमारे जो तोल कांटे हैं उनका 2 साल में वेरिफिकेशन होता है। और फिर भी कोई शिकायत है तो आप हमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तो सर ने हमें बताया कि 1 साल के अंदर हर मशीन का चेकअप होता है। और सर एक भी चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या व्यक्ति सर्टिफिकेट भी मांग सकता है? क्या किसी तरह का हर साल कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है? बहुत अच्छा सर। भाई हम जब उसके जांच करते हैं, उसको सील लगाते हैं, तो उसको हम एक रसीद भी देते हैं जो उसकी फीस रहती है, और आप उससे बोल सकते हैं कि आप रसीद दिखाइए। जैसे भी आपने जैसे बोला, अभी हमने मध्य प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर जहाँ भी वेइंग मशीन लगी हुई है, हमने उनको निश्चित रूप से और ये निर्देशित करा कि भाई उस जो सर्टिफिकेट है उसको इनलार्ज करके आप लगाइए, ताकि कस्टमर को दिखे कि आपकी तोल मशीन वेरीफाइड है। बिल्कुल, यानी कि इस तरह के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और शॉपकीपर्स को अपने शॉप पे लगाना भी चाहिए। कुछ लोग लगाते भी हैं। यदि किसी ने नहीं लगाया है तो आप उनसे वो सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, उनका सर्टिफिकेट देख सकते हैं, यदि आपके अंदर आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका है तो। और विशाल जी से भी जानते हैं, जैसे कि सर ने बताया कि घर से निकलते हैं उस समय हमें बहुत सारी बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सर हम ये भी जानते हैं कि जब बाजारों में पहुँचते हैं उस समय भी पार्किंग व्यवस्थाओं में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से सड़कों तक आते आते ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किस तरह के प्रावधान किए जाते हैं? देखिए मैडम, इसमें जब हम देखते हैं कि जैसे दीपावली का त्यौहार है, तो सभी जानते हैं कि इस समय ज़्यादातर लोग शॉपिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए बाहर निकलते हैं। तो इस दौरान हम लोग अपना ट्रैफिक के लिए प्लान करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं हम लोग, डाइवर्टेड रूट को डाइवर्ट कर देते हैं। जहाँ जैसे कोई मार्केट है, उस मार्केट में जिसको आना है तो केवल वही आए, जिनको अगर कहीं और जाना है वहाँ से पास होते हुए तो वो दूसरा रूट अपना के और वहाँ से निकल जाए। बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि ट्रैफिक हमारा हल्का हो जाता है और सभी जगह वो डिवाइड हो जाता है। तो इससे जाम की स्थिति से हम निजात पा सकते हैं। तो अभी हमने आगामी दिनों के लिए इस तरीके का प्लान भी किया है कि हम जैसे 10 नंबर मार्केट है, MP नगर है, न्यू मार्केट है, यहाँ पे हम वन वे, कुछ जगहों पे वन वे कराएंगे, कुछ जगहों पे हम रूट डाइवर्ट्स करेंगे। बिल्कुल, यानी कि इस तरह की प्लानिंग पहले से ही कर दी जाती है ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। लेकिन व्यक्ति विशेष को भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। यदि आपको मार्केटिंग नहीं करना है, शॉपिंग करने के लिए नहीं जाना है, तो उस रूट से निकलने की बजाय कोई ऐसा अन्य रूट अपनाना चाहिए जिससे आप भी समझदारी बता सकें और आपका भी समय बच सकता है, यदि आप इस तरह की चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। सर बुंदेला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर समय समय पे निरीक्षण किया जाए तो व्यक्ति के मन में भय बना रहता है। तो क्या आपकी टीम भी इस तरह से अलग अलग स्पॉट्स पे बिना बताए किसी व्यक्ति को निरीक्षण के लिए जाती है, पहुंचती है, और ताकि उनके अंदर भय बना रहे कि कभी भी कोई व्यक्ति आ सकता है और हमारी जांच कर सकता है? नहीं, बिल्कुल। हमारी जो टीम है, हमारे जो निरीक्षक हैं पूरे प्रदेश में, वो समय समय पर जाँच करते हैं। और जो नवीन दुकानदार होता है उसका भी जो लाइसेंस जो वेरिफिकेशन है वही करते हैं, जो पुराने हैं उनका भी करते हैं। मैं भी आपको बताऊं, 15 दिन से पूरे प्रदेश में हमने ज्वेलर्स की जांच कराई है और लगभग 1000 ज्वेलर, जिसमें सभी बड़े ब्रांड भी हैं, PC ज्वेलर्स हैं, DP ज्वेलर्स हैं, सजावट है, तनिष्क के शोरूम है, सबकी हमने जाँच कराई है। और लगभग 200 ज्वेलर्स के यहाँ जो कमियाँ मिली है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उनके हमने केस भी बनाए। बिल्कुल। सर ज्वेलर्स की बात कर रहे हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आज पुष्य नक्षत्र भी है और पुष्य नक्षत्र के दिन यानी कि कार्तिक मास का जो पुष्य नक्षत्र होता है उस पर ज्यादातर लोग बाहर निकलते हैं, खरीदारी करते हैं, और उनका मानना ये है कि जब भी वो कुछ घर लेकर आते हैं तो वो उनके घर में समृद्धि का प्रतीक होता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और सर जैसा कि आपने ज्वेलरी का नाम भी लिया है, तो आज के दिन ज्वेलरी खरीदने का भी बड़ा महत्व होता है। तो जब लोग ज्वेलरी खरीदने के लिए जाएं तो उस समय कैसे ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम कोई
कोई सामान खरीद रहे हैं, बेसन, सूजी, आटा ये खरीद रहे हैं, तो इसका अंदाजा हमें थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन ज्वेलरी जब हम खरीद रहे हैं कुछ ग्राम्स में रहती है, उसका अंदाजा हमें नहीं समझ में आता है। तो वो चीज़ खरीदने के लिए जाए तो कैसे हमें सावधान रहना देखिए, चाहिए? जब भी हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो जो ज्वेलर्स हैं वो एक उस पर स्लिप तो लगा के रखते ही हैं जी। कि इतने ग्राम की है। जी। उसके बाद जब आप खरीदते हैं तो वो उसका वेट भी करते हैं पुनः। हाँ। दूसरा, जो बड़े सराफा मार्केट है वहाँ पर एक धर्म कांटे के नाम से एक जो जनरल धर्म कांटा होता है, जी। अगर आपको लगता है कि इस दुकानदार से हमने जो ज्वेलरी ली है वो दूसरी जगह भी उसका तोल करवा सकता है, जी। और फिर भी उसको कोई शंका है तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्रमाण पत्र मांग सकता है कि आपका तोल कांटा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और बिल जरूर लेना चाहिए। अगर बिल बिल्कुल। लेकर भी अगर उसको ऐसा लगता है कहीं और वजन कम आता है तो फिर हमारे यहाँ शिकायत कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई है सर ने हमें कि यदि आप बिल लेते हैं तो सबसे पहले आप सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि आपने बिल लिया है, आपने उसका जीएसटी पे किया है, और आपको पता है कि आपने एक शॉप से जब कोई सामान खरीदा है तो भरोसा करके आप वहाँ गए होंगे, आपने वहाँ से सामान खरीदा होगा। और लेकिन उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो तोल में कम है तो आप दूसरी जगह पर उसका परीक्षण करा सकते हैं, और उसके बाद फिर यदि आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ कमी है तो फिर आप इस विभाग में के या फिर इस नंबर पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं विशाल जी से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्रैफिक की जब हम बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम कितना पालन करते हैं ट्रैफिक नियमों का, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और एक हेलमेट अभियान भी चलाया जा रहा है, इस विषय पर भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका कॉल ले लेते हैं, जानते हैं उनका नाम और क्या प्रश्न है उनका। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद कुमार मिश्रा में बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना था अगर जी। बड़ी खुशी से सोना खरीदा जाता है, मुझे गलत मिल जाता है तो रोना हो जाता है, तो ऐसी दशा में जो सोना खरीदते कितने कैरेट का है, और ये जो तोला और ग्राम होता है इसमें हम अंतर कैसे जाने कि एक तोला कितने ग्राम का होता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जो अभी आपको नाप तोल के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैंने जैसे भी आपको बोला है कि यदि आप इतनी महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, सोना सबसे महंगा है, जी। आप बिल जरूर लीजिए और उस पर लिखा लीजिए वो कितने कैरेट का है। यदि आप बिल लेते हैं, कैरेट लिखा रहता है, और बाद में यदि हमें पता चलता है कि इसमें मिलावट हुई है, तो इसके लिए और जो संबंधित एजेंसी है वहाँ शिकायत कर सकते हैं जी। कि भाई, और बल्कि ये तो एक अपराध भी है, इसमें आप पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं कि इसने जो सोना बेचा है वो उतने मानक का नहीं है। तो आप बिल जरूर लीजिए और सोना खरीदिए। बिल्कुल नंदस्वरूप जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले जब सोना लिया जाता था तो 12 तोले का 12 ग्राम का एक तोला हुआ करता था, और आजकल 10 ग्राम का एक तोला माना जाता है। 12 ग्राम का भी मानते हैं, 10 का भी मानते हैं। आजकल तो ग्राम में खरीदते हैं, तोले का चलन नहीं है। तोले का चलन नहीं है, ग्राम में खरीदते हैं। आजकल ग्राम में खरीदते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आप जिस भी शॉप पे जा रहे हैं वहां पे आपको टैग चेक करना चाहिए, क्योंकि हर ज्वेलरी पे आजकल ज्वेलर्स टैग लगा के रखते हैं कि वो कितनी ग्राम की है, कितनी कैरेट की है, और यदि उसके अंदर सोने के अलावा कोई दूसरी वस्तु होती है, जैसे मोती उसके अंदर ऐड किए गए हैं ज्वेलरी में, या तो उसकी जो वैल्यू रहती है वो अलग से लिखी होती है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल जब आप लेते हैं तो बिल लेते वक्त आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपने जो वस्तु ली है उसमें अलग अलग चीज़ का मूल्य लिखा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, मंगलसूत्र खरीदने जाते हैं या दूसरी चीज़, तो उसके अंदर काले मोती भी होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो उनका तोल अलग होता है। उनका तोल अलग होता है, उसमें लिखा होता है। और एक सबसे अच्छी चीज़ है जो अभी भारत सरकार ने काफ़ी दिनों से प्रयास भी कर रही है, आप हॉलमार्क का सोना लीजिए जी। हॉलमार्क का अगर आप सोना लेते हैं तो आपको जो शिकायत है कि मानक का सोना नहीं है, इसमें मिलावट है, ये शिकायतें अपने आप दूर हो जाती है। बिल्कुल। अगर आप हॉलमार्क वाला सोना लेते हैं और कभी भी आप बेचने जाएंगे बाजार में, तो आपको उतनी ही कीमत मिलेगी जितनी कीमत आपने चुकाई है। बिल्कुल उसकी शुद्धता की भारत सरकार द्वारा वो गारंटेड है। बिल्कुल सही कहा आपने, हॉलमार्क की ज्वेलरी खरीदना अत्यंत आवश्यक है। सर एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, हॉलमार्क की आपने चर्चा की है, तो जो हमारी पुरानी ज्वेलरीज हैं जिन पे हॉलमार्क का निशान नहीं है, क्या उन पर भी जाके हॉलमार्क लगवाया जा सकता है? नहीं, जो हॉलमार्क का अभी जो आ रहा है सर्टिफाइड, ये तो अभी नई ज्वेलरी पे आ रहा है। अब आपकी पुरानी ज्वेलरी देखिए, सोना ऐसे भी अगर हम लेते हैं तो उसको कुछ तो उसमें जब ऑर्नामेंट बनाते हैं तो थोड़ा एक मिक्स होता है उसको लचीला बनाने के लिए, पर फिर भी अगर आपने बिल लिया है उसमें लिखा है कि 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, कैरेट से ही सोने की शुद्धता को नापा जाता है।
तो अगर जितना बिल में है तो उतना वो सोना माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर ने हमें दी है। जब भी हम सोना खरीदने जाते हैं तो हॉलमार्क ज्वेलरी यदि आप खरीदते हैं तो आप बेफिक्र हो सकते हैं, क्योंकि हॉलमार्क ज्वेलरी जो है सबसे शुद्ध मानी जाती है और आपको उसका जो मूल्य है वही मिलता है यदि आगे जाके आप उसे बेचना चाहते हैं। तो हम हेलमेट अभियान की बात कर रहे थे इस कॉल के पहले जो चलाया जा रहा है। विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी इसकी शुरुआत कब से हुई और इसे किस तरह से निभाया जा रहा है? देखिए, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसमें से जो पुलिस विभाग को उन्होंने निर्देशित किया है, फिर उसमें ये हुआ कि 1 तारीख अभी 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में जागरूकता के लिए हमने प्रयास किया। हालांकि ये तो वर्ष भर ही हम मतलब लगातार प्रयास करते हैं। हमारा ट्रैफिक मतलब दोनों साइड से काम करता है, एक तो जागरूकता पे भी और इन्फोर्समेंट पे भी। तो सबसे पहले तो लोग जागरूक हों, उनको जानकारी हो कि यातायात के नियम हैं क्या, उनको क्या क्या पालन करना है, तो वो उनके बारे में उनको शिक्षा दी जाती है, उनको बताया जाता है। हम अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजेस में, चौक चौराहों पे बैनर लगवाते हैं, पोस्टर्स लगवाते हैं, अलग अलग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अलग अलग प्रकार से हम प्रयास करते हैं कि लोगों में जागरूकता है और उस चीज़ों का महत्व समझे, वो यातायात के नियमों का। क्योंकि हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है पूरे भारत में वो रोड एक्सीडेंट्स के दौरान ही होती है। तो उसका जितना ज़्यादा हम रूल्स का पालन करेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे और बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। तो हेलमेट के लिए इसीलिए अभी जो अभियान चल रहा है 1 से 5 तारीख तक अभी हमने जागरूकता के लिए प्रयास किया उसमें, और अभी 6 तारीख से 20 तारीख के बीच अभी हम जो इन्फोर्समेंट पे जा रहे हैं, तो अभी हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। तो लगभग 1000 से 1000 प्लस हम चालान करीब प्रतिदिन बना रहे हैं जो हेलमेट धारण नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध। बिल्कुल, यानी कि आप सभी को सावधान होने की आवश्यकता है। यदि आप जागरूक हैं, जागरूक होने के बाद भी यदि आप नहीं पहनते हैं हेलमेट, तो फिर ये आपकी गलती है और इसके बाद आपकी चालानी कार्यवाही हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, खासा ख्याल रखिए इन छोटी छोटी बातों का जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो त्योहारों का मौसम आ चुका है तो इसके अंदर लोग मिठाइयाँ का बहुत सेवन करते हैं, आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं और त्योहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। ऐसे में यदि मिठाई की बनाने की जब बात होती है तो शुद्धता की भी बात होती है और गुणवत्ता की भी बात होती है। ऐसे में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, शुद्धता के लिए भी हमारे सरकार का जो खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग है वो उसकी नियमित रूप से चेकिंग करता है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें उन जगह से लेना चाहिए जो अच्छा तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आपको कहीं शक है तो आप फिर शिकायत करिए, और शिकायत आप कलेक्टर से भी कर सकते हैं, उनके विभाग में भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी है, और फिर मध्य प्रदेश में आप सीएम हेल्पलाइन है उस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ एक जो नापतोल विभाग देखता है कि जैसे आपने पहले ही बोला था कि जितना दाम चुकाएंगे उतना मूल्य हमें मिलना चाहिए। अधिकतर त्योहारों के समय ये शिकायत आती है कि मिठाई के साथ पैकेट भी तोल दिया जाता है। ये हमारे एक्ट में भी प्रावधान है और स्पष्ट निर्देश है कि मिठाई जितना मूल्य चुकाया उतनी मिठाई मिलना चाहिए, पैकेट का वजन उसमें शामिल नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। तो आप जब भी मिठाई खरीदने जाएं तो दुकानदार से बोलिए कि आप पैकेट का वजन इसमें शामिल ऐड ना करें। यदि वो करता भी है तो आपका ये अधिकार है, आप उतना बोलिए कि भाई उतनी खाली पैकेट आप उस साइड रखिए ताकि इससे हमें बराबर मिल सके। बिल्कुल, यानी कि आपको ही थोड़ी सी सतर्कता दिखानी होगी। यदि आप मिठाई खरीदने के लिए जा रहे हैं या कोई दूसरी वस्तु खरीदने के लिए जा रहे हैं तो जो पैकेट है उसका जो वजन है वो इंक्लूड नहीं होगा आपने जो सामान खरीदा है उसके अंतर्गत। यदि मिठाई आप खरीदते हैं तो जो डिब्बा है उसका जो वजन है वो इंक्लूड नहीं होगा। आप पहले से ही खाली डिब्बा रखकर चेक कर सकते हैं कि डिब्बे का वजन कितना है, उसके बाद आप उसके अंदर उतना प्लस ऐड करवा सकते हैं। ये आपका अधिकार है और आप ये अवश्य ही कर सकते हैं। सर, चूंकि एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका कॉल ले लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जारी रखेंगे। अशोक जी हैं हमारे साथ। स्वागत है अशोक जी आपका कार्यक्रम में, क्या प्रश्न है? हेलो जी हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम जी कि मिठाइयों के ऊपर अक्सर भड़क लगा के लोग मिठाई वाले दे देते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है, इसके बारे में कुछ बताएं और इसको तत्काल बंद किया जाए।
बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका जो प्रश्न है वो हमारे विषय से संबंधित तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्रश्न आपने किया है, तो यदि सर आप कोई जवाब देना हाँ, चाहें। जैसे आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। बिल्कुल। भाई अगर आप ये मानते हैं कि वर्क लगाना हानिकारक है तो हम वैसी मिठाई ना खरीदें। जी, जी, अभी इस पर इस प्रकार की कोई कानून के अंतर्गत तो रोक नहीं है, लेकिन ऐसी जन धारणा है तो हम इसको नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि हम किसी से ये नहीं बोल सकते हैं कि आप ऐसा ना बनाइए या आप ऐसा ना बेचिए, ये हमें ही सतर्क होना पड़ेगा। यदि हमें लगता है कि ये हमारी सेहत के लिए सही नहीं है तो हमें उसे नहीं खरीदना चाहिए और उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ देर पहले हम विशाल जी से बात कर रहे थे हेलमेट के बारे में, तो एक जिज्ञासा ये भी है कि हेलमेट के अलावा सीट बेल्ट पहनना भी बेहद आवश्यक हो जाता है। तो सर सीट बेल्ट के लिए किस तरह से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है? और आजकल हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी इस तरह के अभियान चलाया गया। पहले तो आगे के जो लोग बैठा करते थे उन्हें सीट बेल्ट लगाना आवश्यक होता है, पीछे वालों को भी सीट बेल्ट पहनना आवश्यक हो गया है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जितना जीवन आगे जो बैठे हुए हैं उनका कीमती है, उतना ही कीमती जीवन जो पीछे बैठे हुए हैं उनका भी उतना ही कीमती है। बिल्कुल। तो सुरक्षा का ध्यान तो सभी को ही रखना है। जो पीछे बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाना है, जो आगे बैठे हुए जो ड्राइव कर रहे हैं कार और जो साइड में बैठे हुए हैं सभी को सीट बेल्ट धारण करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, अगर जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूँ। जी। बिना सीट बेल्ट के आपके एयर बैग्स भी ओपन नहीं होते हैं। तो जब तक आपका सीट बेल्ट नहीं लगा होगा, अगर भगवान नहीं करे कोई दुर्घटना होती है तो आपके एयर बैग्स भी ओपन नहीं होते हैं। हाँ। तो आजकल इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है नए वाहनों में, तो अपना सीट बेल्ट धारण करेंगे तभी वो एयर बैग भी ओपन होगा, बिल्कुल। तो जिससे कि आप सुरक्षित रहेंगे। तो आप जब जितना ज़्यादा नियमों का पालन करेंगे आप अपनी सुरक्षा उतनी बढ़ा लेंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है। ज़्यादातर इसमें मुझे लगता है कि सभी लोग जागरूक हैं, सब लोग जानते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ, वैसे अभी हम कार्रवाई करते हैं इसमें, सीट बेल्ट्स पे भी, 3 सवारी पे, हेलमेट पे, इन धाराओं में कार्रवाई करते हैं। सीट बेल्ट्स ज़्यादातर लोग अभी पहनने लगे हैं और उनमें जागरूकता आई है। देखिए, जीवन आपका है, इसको आपको भी सुरक्षित रखना है। बिल्कुल सही कहा आपने, जीवन आपका है, इसे आपको सुरक्षित रखना है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। इसलिए छोटी छोटी सावधानियां हैं। हम सोचते हैं कि पुलिस हमारे लिए बोल रही है कि हमें हेलमेट पहनना है या सीट बेल्ट पहनना है, तो इससे पुलिस को कोई फायदा नहीं होने वाला है, किसी दूसरे व्यक्ति को फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि वो आपके लिए ही बोल रही है, आपके परिवार के लिए ही बोल रही है, आपको प्रेरित कर रही है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे चेकिंग चल रही है तो हमें रूट चेंज करना है, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे अगर चेकिंग चल रही है तो वो आपको जागरूक करने के लिए चल रही है, आपको प्रेरित करने के लिए चल रही है। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल ठीक है। लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से बच जाएं, पर यह प्रयास रहना चाहिए कि हम रूल्स फॉलो करें। केवल 500 रुपये का चालान बनाने से या कुछ चालानी राशि जमा करने से हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम उसको मतलब आपको पनिश करें और फिर आप वो करें। हमारा उद्देश्य ये है कि आप नियमों का पालन कर रहे हैं, हम जागरूक कर रहे हैं आपको, या हम आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम प्रयास करते हैं अलग अलग, हम इवन स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में जाके हम छोटे बच्चों को जो अभी वाहन नहीं चला रहे हैं उनको भी हम बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं क्योंकि उनके माध्यम से हम प्रत्येक घर में जाना चाहते हैं। जब हम आपके अपने बच्चे हमको जब बोलते हैं कि नहीं पापा आप मोटरसाइकिल की चाबी उठा रहे हैं तो साथ में आप हेलमेट भी लगाइए, या आप कार की चाबी ले रहे हैं तो पापा सीट बेल्ट भी लगाइए। जब बच्चे के मुंह से आप ये सुनते हैं और वो जब बच्चा हमारा हमको जब बोलता है तो वो माँ बाप उसको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और निश्चित रूप से उसका पालन करते हैं। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं स्कूलों में भी छोटे बच्चों को भी जाके हम ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताते हैं, जिससे कि वो अपने घरों में जाएं, अपने परिवार को, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को भी ये बताएं। बच्चे के मुंह से सुनी हुई बातें जनरली सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स उसको जल्दी अपनाते हैं और मानते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सर मैं आपसे भी ये प्रश्न करना चाहूँगी, क्योंकि सर ने बोला कि बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं, तो कई बार अवेयरनेस जो है कहते हैं कि शुरू से ही यदि माइंड में रहती है बच्चों के माइंड में तो जीवन पर्यंत वो हमारे साथ रहती है। तो क्या किसी तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाने चाहिए या फिर आपके डिपार्टमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है प्रति वर्ष उपभोक्ता जागरण के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाता है। तो जैसा आप जानते हैं कि 16 मार्च का जो दिन है वो इसीलिए है कि हम जितने भी हमारे ग्राहक हैं, हमारे उपभोक्ता हैं, उनको हम जागरूक करें कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। तो इस पर सभी जिलों में, कस्बों में, विकास खंडों में कार्यक्रम होते हैं, जैसे इन्होंने बताया है।
ये भी बहुत अच्छी बात है कि जी। स्कूल और कॉलेजों में भी कार्यक्रम होना चाहिए, और अभी हम इस प्रकार का एक प्लान भी कर रहे हैं। बिल्कुल, इस तरह की प्लानिंग चल रही है। कार्यक्रम लगातार होने चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए, क्या क्या हक होते हैं एक उपभोक्ता के, इस विषय पे आगे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उम्दा हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का, स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। सुन ले राही गूंज रहा है, लहरों में ये गीत अपनी राहें आप बनाना। Everybody below the deck, सब लोग नीचे, सब लोग नीचे, तूफान आ रहा है। अरे आप पधारिए महाराज, पधारिए पधारिए पधारिए, इधर बैठिए इधर बैठिए। हाँ हाँ हाँ, जरा मैं साफ कर दूं। बैठिए महाराज, बैठिए बैठिए। लगती है हंसी, हो जाने क्यों जिंदगी लगती है हंसी, जबकि हर बार, जबकि हर बार, जबकि हर बार, जबकि हर वक्त मरती खुशी, रिश्तों के भंवर में जब आँख हो नम, अंधेरों में भी जब साया हो गुम, रिश्तों के भंवर में जब आँख हो नम। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए धारावाहिक जीत जाएंगे हम। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, यातायात और नापतोल। ये दो विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। तो आइए अब बात करते हैं डॉक्टर कैलाश बुंदेला जी से और जानते हैं उनसे कि जब भी हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका एक पैकेजिंग एक्ट भी बनाया गया होता है सर। तो उस एक्ट के बारे में कई सारे लोगों को जानकारी नहीं रहती है, तो क्या है वो एक्ट और लोगों को कैसे उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है? देखिए, बहुत कम लोगों को ये पता है कि पैकेजिंग एक्ट, कोई भी चीज़ अगर आप पैकेट में, कोई कंपनी है या दुकानदार भी खुद का बना के बेच रहा है तो उसको सबसे पहले तो हमसे लाइसेंस लेना पड़ता है कि वो पैकेट में कौन सी वस्तु और क्या पैकेट में मात्रा वो देगा जी। और उसकी हम बराबर चेकिंग भी करते हैं। तो जब भी आप कोई पैकेट में वस्तु लेते हैं तो उसमें डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन में होता है कि निर्माता का नाम है, यदि वो इम्पोर्टेड है तो इम्पोर्ट किसने किया है, उसकी मार्केटिंग कौन कर रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसको बनाया कब है, यदि उसमें एक्सपायरी है तो उसकी एक्सपायरी डेट कब है,
फिर उसका टोल फ्री नंबर भी उसमें होना चाहिए जो जी। उपभोक्ता के लिए, कि अगर उसको शिकायत करना है तो वो कहाँ करेगा। जी जी ऐसी अगर चीज़ें नहीं हैं तो हम उसका केस बनाते हैं, और केस में हम पहले तो अगर पहली बार केस बना है तो कंपाउंडिंग करते हैं, और यदि दूसरी बार केस बनता है तो फिर हम उसको प्रोसिक्यूशन की, अभियोजन की कार्रवाई करते हैं, जिसमें 3 महीने से लगा के 2 साल तक की सज़ा भी होती है। यानी काफ़ी बिल्कुल। अच्छा एक्ट है, पर सामान्यतः हम देखते नहीं है। जी। दूसरा, पैकेजिंग एक्ट के अंतर्गत फिर आप ये MRP भी आप देख लीजिए जी कि अगर वो MRP से ज़्यादा बेच रहा है तो उस पर भी हमारी वही कार्रवाई होती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब यही है कि जो पैकेट में वस्तु मिल रही है वो आपको शुद्ध आपको पता होना चाहिए आप क्या खरीद रहे हैं, जी कितनी मात्रा की है, कौन बनाने वाला है, यदि मुझे कुछ शिकायत है तो मुझे कहाँ करना है। तो हमें जब पैकेट अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो ये सभी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल। साथ ही साथ एक और चीज़ सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई बार हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और साथ ही साथ उसे ले जाने के लिए घर पर हमारे पास कोई बैग नहीं होता है, और यदि वो बैग किसी व्यक्ति का है, उस पर उसकी पूरी मार्केटिंग की गई है, तो क्या वो हमें फ्री में मिलना चाहिए या फिर हमें उसका भी मूल्य चुकाना पड़ता देखिए, है? इस पर तो अभी कानून का वो नहीं, लेकिन हमारे कई कोर्ट ने या उपभोक्ता जो अदालतें हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप जो भी बैग अगर आप कहीं जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, हाँ तो आपको वो पैसा नहीं जोड़ेगा। जी यदि आप उससे सवाल करेंगे, जैसे वो बोल रहा है साहब मुझे 10 रुपया आपका लगेगा एक्स्ट्रा, आप बोल दीजिए कि नहीं, इसका लगता नहीं है, निश्चित रूप से आपसे नहीं लेगा, बिल्कुल। आपको बोलना है। बिल्कुल। पर सामान्यतः लोग इतना जानते नहीं हैं, और कुछ लोगों ने उसका ये है कि उन्होंने मार्केटिंग के लिए अपना जो ब्रांडिंग की होती हाँ है। प्रचार प्रसार कर दिया तो फ्री में दे देते हैं। जी। ऐसे भी फ्री में देने का ही है वो। बिल्कुल, यानी कि आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। यदि आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसे रखने के लिए आपके पास कोई बैग या झोला नहीं है, तो आप उस व्यक्ति से या फिर दुकानदार से मांग सकते हैं सामान रखने के लिए वो पैकेट, और यदि वो आपसे उसका मूल्य मांगता है तो आपको बिल्कुल अधिकार के साथ बोलना चाहिए कि नहीं, मुझे सामान रखने के लिए जो आप बैग दे रहे हैं उसका मूल्य नहीं लगता है। और इसके बारे में अधिक जानकारी भी हम किसी अन्य दिन किसी और कार्यक्रम में करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कि सर ने बताया, इस पर अभी बातचीत चल रही है आगे, और कोर्ट जो है वो बताएगा कि नहीं, इस पे कोर्ट ने कई इसमें निर्णय दिए हैं जी। कि आप उसका जो पैकेट है उसका चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे हम बड़ी दुकानों पे जाते हैं, माल में जाते हैं, लोग चार्ज करते हैं, जी। और उपभोक्ता उन सब चीज़ों से बचना चाहता है कि भाई हम क्यों इतनी बार्गेनिंग करें, बिल्कुल, हम दे बिल्कुल। देते जी। हैं, हमारे अधिकारों के लिए नहीं लड़ते हैं कि भाई हमें 10 रुपये 5 रुपये से क्या होगा। लेकिन जो व्यक्ति 5 या 10 रुपये ले रहा है, अगर ग्राहक ज़्यादा है तो उसका तो काफ़ी टर्नओवर हो रहा है। बिल्कुल तो ये हमें ही सोचना चाहिए, हमें थोड़ा सा प्रतिरोध करना चाहिए कि जो चीज़ नियम में नहीं है वो नियम में नहीं है, उसका हमें पालन करना चाहिए। बिल्कुल। सर, यदि कोई व्यक्ति अपनी नई शॉप खोलने जा रहा है और यदि वो इसी तरह के टोल कांटे खरीदता ही है वो, तो उसे कहाँ से खरीदना चाहिए? मतलब कैसी कौन सी शॉप्स हैं जहाँ से वो खरीदे और उसे पता हो कि यहाँ की गुणवत्ता अच्छी है, हम जो खरीदेंगे तो ग्राहक भी हमसे संतुष्ट रहेंगे, या पहले से ही उसे किस तरह की चीज़ें फॉलो करनी देखिए, चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। जो नापतोल का हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है 2009, और जिसको हम नापतोल एक्ट भी बोलते हैं सामान्य भाषा में, इसमें जो इक्विपमेंट जो आप वेइंग मशीन या तोल कांटा बनाते हैं, चलिए वो छोटी सी मशीन हो, अगर वेट वाली हो, या दुकान में रखने वाली, या जो तोल कांटे भी हों, जी उनको जो मैन्युफैक्चरर बनाएगा वो भी हमारा लाइसेंस ही रहेगा। बिल्कुल। यानी वो हमारे बिना लाइसेंस के एक आम कोई भी व्यक्ति या कोई उद्योगपति ये नहीं बना सकता है। पहले उसको हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा जी। कि वो तोल कांटे और किस किस कैटेगरी के तोल कांटे बनाना चाहता है, बिल्कुल। उसको हम देते हैं, और जब वो बना लेता है तो उसको फिर हमारा विभाग उसको सर्टिफाइड करता है। जी जी उसके बाद में वो बेच सकता है, और जब वो खुद भी बेच सकता है, और यदि कोई दूसरा अन्य दुकानदार उसको बेच रहा है, जिसको हम विक्रेता बोलते हैं, सामान्य रिटेलर दुकानदार इसको बोलें, तो उसको भी हमारे यहाँ लाइसेंस लेना पड़ेगा कि मुझे तोल कांटा बेचने की विभिन्न विभिन्न प्रकार की कैटेगरी की जो मशीनें हैं वजन की, जी इनको बेचने की अनुमति चाहिए, तो वो भी हमारे नियंत्रण में है। और उसको जब हम लाइसेंस देते हैं वही बेच सकता है, बिना लाइसेंस ही नहीं बेच सकता है। बिल्कुल। अगर सर किसी व्यक्ति ने लाइसेंस नहीं लिया है और फिर भी वो बेच रहा है, तो उस स्थिति में किस तरह की कार्रवाई नहीं, उस होती पर है? अगर सामान्यतः तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा कोई करता भी है और हमें कहीं शिकायत आएगी तो उस पर तो हम प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। उसमें कोर्ट में केस जाएगा और उसको सजा होगी। यानी कि आपको जो भी कार्य आप कर रहे हैं पूरे नियम, कायदे और कानून के साथ करना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर कार्यवाही
की जा सकती है। कार्यवाही की जब हम बात करते हैं तो पुलिस का नाम आता ही है। तो अब मैं विशाल जी से जानना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं आजकल जब भी कार्यवाही की जाती है तो लोग पुलिस से ही वार्तालाप करने लगते हैं, वार्तालाप के साथ साथ बहस करने लगते हैं कि हम चालान नहीं देंगे। उस समय बातचीत होती है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ आई है ऑनलाइन चालान। सर, उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, लोगों को क्या इस चीज़ से डर भी पैदा हुआ है? लोगों के घर पे आप चालान पहुँच जाते हैं? नहीं, जो देखिए इसमें डर उनको होगा जो कि रूल्स वायलेट करते हैं, जो रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से उनको डरने की आवश्यकता है, उनको डरना भी चाहिए। क्योंकि पूरे प्रदेश में ही शहर के विभिन्न स्थानों पे, अलग अलग स्थानों पे पूरे कैमरेस लगे हुए हैं जिनके माध्यम से ई चालान घरों पे जाते हैं। जब भी आप ट्रैफिक रूल का वायलेशन करते हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आपको कैच करता है, उसमें आपका पिक्चर क्लिक होता है, पिक्चर के साथ ही आपका चालान आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचता है। सेम डे आपको फ़ोन कॉल्स भी जाता है और आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ जाता है, टेक्स्ट मैसेज भी। तो अगर आप उस चालान को ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से उस ऑनलाइन उसकी जो साइट है उस पर जाके और आप पे कर सकते हैं। एमपी कियोस्क पे जाके पे कर सकते हैं। ये तो पेमेंट की बात हो गई, पर हम ऐसी स्थिति बने ही ना, इसके लिए सबसे अच्छा है कि अपने पूरे रूल्स फॉलो करें और ये ना देखें कि पुलिस की चेकिंग कहाँ चल रही है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि कहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ आप मतलब आप जहाँ भी जा रहे हैं आप कैमरे की निगरानी में हैं, आप देखा जा रहा है। जहाँ भी रूल्स वायलेट करेंगे आप, वहाँ पे आप पे कार्रवाई होगी। आप सोचेंगे कि इस चौराहे पे तो मैं हेलमेट लगा के निकला था, अगले वाले पे से ऐसे ही निकल जाता हूँ। तो ये इस तरीके के प्रयास ना करें, आप अपने रूल्स का पालन करें। आपको नहीं मालूम है कि कहाँ कहाँ पे कैमरे लगे हैं, फिर चालान आते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि अरे सर ये गाड़ी मेरी नहीं है। फिर वो देखने पे उनको स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है कंट्रोल रूम में कि भाई ये जा रहे हैं आप, और ये सारे एविडेंस के साथ कार्रवाई होती है। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए, रूल्स फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि लोग हेलमेट लगाते हैं और जहाँ चेकिंग हो रही होती है वहाँ हेलमेट लगा लेते हैं, फिर हेलमेट उतार देते हैं और फिर ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं। तो इस चीज़ का क्या तात्पर्य है, समझ नहीं आता, क्योंकि हेलमेट लगा है तो लगे रहने दीजिए ना घर तक पहुँचने तक। तो ये आपने क्या पाया है? इसमें क्या है, विभिन्न तरीके के एक्सक्यूज देते हैं लोग। सर हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता है, किसी का मेकअप ख़राब हो जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार के अपने एक्सक्यूज देते हैं। सर आवाज़ नहीं आती है, उसमें मालूम नहीं पड़ता है। पर ये एक तरीके से बचने के लिए उनके वो एक्सक्यूजेज हैं। बाकी इससे आपकी सुरक्षा ही है। हम देख ही रहे हैं सबसे ज़्यादा जो सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है उसमें टू व्हीलर्स, दो पहिया वाहन चालक या पेडेस्ट्रियंस होते हैं। तो दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट बना ही हुआ है। उनकी सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो हेड इंजरी की वजह से होती है, सभी लोग जानते हैं। तो जब आपका सिर सुरक्षित रहेगा तो आपको इस तरीके की दौड़ से गुजरना नहीं पड़ेगा, आपका परिवार भी आपके साथ रहेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। और सर हेलमेट्स की बात हो रही है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक्सक्यूज़ देता है कि हमें आवाज़ नहीं आती है या बाहर की नॉइजेस सुनाई नहीं देती हैं, तो ISO सर्टिफाइड हेलमेट्स बनते हैं और ये पूरी तरह से सही रहते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, आप निर्धारित जो ISI मार्क्स वाले हेलमेट्स हैं जो पूरी तरीके से सुरक्षित है उन्हीं को परचेस करें। केवल पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए, चालान से बचने के लिए हेलमेट नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। तो ISI मार्क्स वाले और जो निर्धारित मापदंड है वो हेलमेट्स लें और उनका प्रयोग भी करें। बिल्कुल कि सर कई लोग क्योंकि कैप वाले हेलमेट्स भी लगा लेते हैं जिसका कोई फायदा तो नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, हेलमेट पहनते भी हैं उसका लॉक नहीं करते हैं उसको कई बार। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि केवल आप पुलिस से बचने के लिए आप हेलमेट धारण किए हुए हैं। तो अभी हमने पिछले दिनों इस तरीके का भी अभियान चलाया कि जिन्होंने हेलमेट धारण किए हुए थे उनको भी रोका हमने, उनके लॉक्स चेक किए, फिर उनको बताया कि भाई ये प्रॉपर लॉक नहीं होगा, यदि भगवान नहीं करे कोई दुर्घटना होती है तो वो हेलमेट तो छिटक के दूर गिर जाएगा। तो जो जिसके लिए हम उसको हेलमेट को पहने हुए वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो हमारी सुरक्षा के लिए है वो, तो आप उसको पूरा प्रॉपर लॉक करिए, तभी तो वो आपको पूरे रिजल्ट दे पाएगा। बिल्कुल। कई बार जो लॉक्स खुले रहते हैं और लॉक के जो साइड्स रहते हैं वो भी गड़ सकते हैं, आपको उससे भी चोट लग सकती है। इसलिए जो हेलमेट का प्रॉपर तरीका होता है पहनने का, आपको उस तरीके से हेलमेट को पहनना चाहिए। और जो सर ने आपको बताया भी है कि जो मापदंड तय किए गए हैं हेलमेट्स के, आपको उसी तरह के हेलमेट्स खरीदना चाहिए जो आपके लिए उपयोगी हो और आपकी सुरक्षा भी कर सकते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी अब कि जब हम बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि MRP में डिस्काउंट तो लोग
लोग करवा लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एमआरपी से ज़्यादा मूल्य पर सामान बेचते हैं। उस स्थिति में क्या करना चाहिए हमें? देखिए, बात वही है कि कोई भी वस्तु अगर हम खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसका बिल लें। और ऐसे भी एक उपभोक्ता का ये अधिकार है और हमें ये थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर आप ले रहे हैं और उस पर एमआरपी लिखी है तो एमआरपी से एक भी पैसा ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, जी। ये एक्ट में ही है। और यदि फिर भी व्यक्ति ले रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो बिल ले ले, उसकी एमआरपी का अगर वो बिल और फोटो अगर हमें व्हाट्सएप भी कर दे या हमें जी। शिकायत कर दे तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और देखी है, कई जगहों पर ये होता है कि हमारी जो मशीन है, यानी कि जो विक्रेता है, यानी कि जो बेच रहा है, उसकी जो मशीन है उसके नीचे वो कई बार वो पत्थर या किसी तरह की कोई चीज़ लगा लेता है, जिससे वेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और जब व्यक्ति शिकायत दर्ज कराता है, दोबारा से वो तोलता है तो उसको उतना ही वेट नज़र आता है। कहीं और तुलवाता है तो फिर उसको समझ में आता है कि नहीं, हमें कम मूल्य का सामान मिला हुआ है। और फिर जब दोबारा आता है तो व्यक्ति बोल देता है कि नहीं, आपने ही शायद निकाल लिया होगा, कम है। तो इस स्थिति को मैनेज कैसे किया जाता हाँ, है इसे? ये बहुत अच्छा सवाल है। और सामान्यतः जो फेरी वाले लोग हैं या और भी कुछ लोग ऐसा कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो उसका सबसे अच्छा वही बात वहीं आती है जागरूक। देखिए, तराजू के दो पलड़े होते हैं। अगर एक तरफ बाट रखा है, एक तरफ आप जो सामान खरीद रहे हैं वो रखा हुआ है, जहाँ आपको शक हो तो आप उसको दूसरे पलड़े पर चेक करा लीजिए। ये सबसे आसान तरीका और तत्काल तरीका है। और यदि उसके कहीं लगा हुआ होगा, तो चुंबक लगा रखते हैं या और भी कोई चीज़ बांध देते हैं, तो वो आपको सामने आ जाएगी। जी जी, बिल्कुल। यानी कि हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि यदि हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं उस समय हमें किस तरह की सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आप जो सामान खरीद रहे हैं उसकी पैकेजिंग जो है उसका मूल्य अलग होता है और जो उसके अंदर वस्तु है उसका मूल्य अलग होता है। और आपको पैकेजिंग का दाम नहीं पे करना होता है। साथ ही साथ जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं उसका जो पैकेट है, जो जैसे कि हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, सामान रखने के लिए जो पैकेट्स या झोले मिलते हैं उसका मूल्य आपको नहीं देना होता है। इसके अलावा जब आप मिठाई खरीदने के लिए जाते हैं उस समय भी डब्बे का जो प्राइस रहता है वो आपको पे नहीं करना होता है, बल्कि जो आपने मिठाई खरीदी है उसका प्राइस आपको पे करना होता है। आपको लगता है कि जब आप उसको तोलते हैं तो वजन ज़्यादा कम है तो आप उसी समय चेक कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं, इन बातों का ख्याल आप ही को रखना होगा। यदि आप जागरूक रहेंगे तभी आप बच सकते हैं, इन सब चीज़ों से, धोखाधड़ियों से आप बच सकते हैं। एक चीज़ और यातायात की है, आजकल हम देख रहे हैं दूसरी जगहों पर तो हमने देखा ही है, लेकिन भोपाल में, मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कई जगहों पर स्पीडोमीटर्स लग गए हैं। तो सर, इसके बारे में आप हमें बताइए, कैसे इसकी जांच की जाती है और लोगों को कैसे इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए? देखिए, शहर के विभिन्न स्थानों पे, पूरे मध्य प्रदेश में शहर के विभिन्न स्थानों पे स्पीड लिमिट्स के बोर्ड्स लगे हुए हैं। किस रोड पे कितनी स्पीड लिमिट होना चाहिए ये निर्धारित की जाती है, उसके बोर्ड्स लगाए जाते हैं। और उसमें आपको आवश्यक निर्देश भी दिए जाते हैं कि भाई ये इस रोड पे आप चल रहे हैं तो ये निर्धारित गति का उपयोग करिए। इसके बाद भी जब आप उसका जो वायलेशन करते हैं, अगर 30 की स्पीड है, आप 50 की स्पीड पे या 100 की स्पीड पे चला रहे हैं, जैसे लिंक रोड पे है 50 या 60 की स्पीड लिमिट है, 70-80 पे चलाते हैं आप, तो निश्चित ही देखिए सब जगह आपने बोर्ड्स भी देखे होंगे स्पीड कील्स। तो जब आप स्पीड में चलाएंगे तो निश्चित ही दुर्घटना की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिस रोड पे जितना ट्रैफिक है उसके हिसाब से उसमें बोर्ड्स लगे हुए हैं, उतनी ही स्पीड में आपको वाहन चलाना चाहिए। जब आप उसका वायलेशन करते हैं तो इसमें जो कैमरे मैंने आपको बताए हैं, ऑनलाइन चालान भी बनता है उसमें। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में एक इंटरसेप्टर व्हीकल भी दिया हुआ है, जिससे कि ओवर स्पीडिंग के चालान की कार्रवाई हम करते हैं। उसमें फ़ोटो क्लिक करते हैं, उनको दिखाते हैं वहीं स्थान पे कि देखिए ये आपके वाहन का पिक्चर है, आप ये वाहन चला रहे थे, ये आपकी स्पीड है, ये इतनी स्पीड में आप वाहन चला रहे थे। उनको तत्काल ही वहीं पे, अगर वो चाहते हैं कि वहीं पे करें तो वो वहीं सम्मन शुल्क जमा कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो चाहते हैं बाद में करेंगे तो अनपेड चालान भी आजकल हमारे पास POS मशीनें हैं, तो जिससे हम अनपेड चालान ही बना सकते हैं। आपके मोबाइल पे लिंक आ जाता है एक ऑनलाइन लिंक, उसमें जाके आप 15 दिन के अंदर अपना चालान पे कर सकते हैं। तो जो स्पीड में अगर करते हैं, इसके अलावा हमारे पास स्पीड राडार गन्स भी हैं जो हम अलग अलग पॉइंट्स पे मैन्युअली हम उनसे चालान बनाते हैं अगर कोई ऐसा ओवर स्पीडिंग करते हैं तो। जी बिल्कुल।
यानी कि इस तरह से जांच की जाती है आपकी स्पीड की भी, इसलिए आप जब गाड़ी चलाएं आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपने सीट बेल्ट तो पहना हुआ है, आपने हेलमेट तो लगाया हुआ है, लेकिन आपकी स्पीड कितनी है। यदि आप ज़्यादा तेज़ गति से अपना वाहन चला रहे हैं वो भी सही नहीं है, उससे भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आपको खासा ख्याल रखना चाहिए। किस रोड पर कितनी स्पीड लिमिट है ये तय कर दी गई है, आपको उतनी ही स्पीड लिमिट में गाड़ी चलानी है, आपको ज़्यादा तेज़ वाहन नहीं भगाना है। आइए अब बात करते हैं बुदिल्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी बात होती है तो पेट्रोल डीजल की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि पेट्रोल जो है वो सही हमें नहीं मिला है और मूल्य उसका ये है, पहले से ही मशीन में कुछ गड़बड़ी कर दी गई है। तो इन चीज़ों की जांच हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे हम जो मूल्य दे रहे हैं उसकी पूरी वस्तु हमें प्राप्त हो? देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। पेट्रोल डीजल हर उपभोक्ता की आवश्यकता है और सामान्यतः इसके बारे में शिकायतों का प्रतिशत भी अधिक ही रहता है हर जी। जगह से। तो सबसे पहले वही है कि अगर आप पेट्रोल या डीजल लेने जा रहे हैं और आपको लगता है कि कम दिया गया है, तो सबसे हमें देखना चाहिए कि जब हम जो मशीन रहती है उस पर 00 ज़रूर देख लें। जी। हाँ, कई बार हम जल्दबाजी में ऐसा देखते ही नहीं और उससे थोड़ा हमें कम मात्रा मिलने की संभावना रहती है। हाँ, हाँ। दूसरा, यदि आपको लगता है कि फिर भी मशीन पर कोई शंका है तो आपका अधिकार है कि वहाँ मेजरमेंट करने के लिए माप रखे हुए हैं। सर्टिफाइड माप जो है वो जी। नापतोल से ही हर पेट्रोल पंप वालों को रखना आवश्यक है। जी। जैसे 5 लीटर का है, 10 लीटर का है, 2 लीटर का है, 1 लीटर का है। आप उससे बोल सकते हैं कि भाई आपने मुझे 5 लीटर में आपका तोल के सब मेजर करके बताइए आप। जी जी जी। तो आपके सामने वो 5 लीटर पेट्रोल उसके उस माप में डालेगा। अगर वो ठीक है तो इसका मतलब है मशीन सही चल रही है, और गलत है तो आप वहाँ शिकायत कर दीजिए। और उसके लिए वो मना नहीं कर सकता जी। है। आपके ध्यान रखिए, आपका अधिकार है ये जी जी। कि उसके लिए कोई पैसा भी उसको नहीं चुकाना है। चुकाना है। बस उसको ये बोलना है कि भाई मैंने 2 लीटर पेट्रोल लिया था, मुझे शंका है, मुझे आप ये मेजरमेंट करके दिखाइए कि आपके माप से कि आपकी मशीन सही चल रही है नहीं चल रही। जी जी जी। और अगर आप बोलेंगे तो उसका करना उसका दायित्व है और उसको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो रेगुलर लोग हैं वो इस पर जांच करते रहते हैं, और आजकल तो जो कंपनियां हैं उन्होंने भी काफ़ी सख्ती कर रखी है जी। कि कितना पेट्रोल डीजल आ रहा है, कितना वो सेल कर रहे हैं, तो उनका ऑनलाइन मेजरमेंट होता है। फिर भी संभावनाएं कम है, लेकिन अगर यदि कोई करता है तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे करें, और फिर उसको नहीं है तो शिकायत करें, हम उसकी जांच करा लेंगे। बिल्कुल सर, ने आपने जैसे कहा कि पेट्रोल पंप पे माप रखे होते हैं और आपके डिपार्टमेंट से ही वो पूरे माप जो है certified है। सर्टिफाइड होते हैं, तो हमें कैसे पता पड़ेगा जो माप नाप रहा है जो व्यक्ति जिस माप से, वो सर्टिफाइड माप है? क्या उस पर कोई निशान, कोई चिन्ह बिल्कुल। होता है? हमारे जो भी वेट और मेजरमेंट से हम जो नया कोई बाट या कोई मशीन इश्यू करेंगे, या जो पुरानी मशीन है, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक को 1 साल में वेरिफिकेशन जी। करना है, मैकेनिकल को हर बाट के पीछे आप देखिए कि एक सील लगी रहती है, उस पर हमारा मार्क रहता है कि हमने उसको कब चेक किया है जी जी। और कितने समय वो वैलिड है। हाँ हाँ। और पुराने आपने बाट देखे होंगे, उनके पीछे एक वो एल्यूमिनियम की एक सील लगी रहती है, वो आज भी सील लगी रहती है। जी। पेट्रोल पंप पर आप जाके देखिए, बिल्कुल वो हमारा सील रहती है, वो हमारी बिना मंजूरी के खोल नहीं सकता। और यदि अब तो ये सिस्टम आ गया है कि अगर पेट्रोल पंप पर वो मशीन से वो सील से छेड़खानी करेगा जी। तो उसका ऑनलाइन मैसेज जो है कंपनियों में चला जाएगा। बिल्कुल। हाँ, और फिर जैसे मेजरमेंट की बताई, वो मेजरमेंट भी आप देखिए, वो भी हमारे यहाँ से सर्टिफाइड है। जी जी। हाँ, आप उनसे प्रमाण पत्र भी मांग सकते हैं कि आपका जो मेजरमेंट है ये आपने कब इसको चेक कराया था हाँ हाँ। और ये कब तक वैलिड है। बिल्कुल। हाँ, ये आपको लेकिन पूछना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे अधिकारों के अंतर्गत आती है। यदि हमें ही नहीं पता होगा तो हम कैसे लोगों से जानेंगे और कैसे अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है, तो जाते जाते मैं संदेश चाहूँगी। विशाल जी, पहले मैं आपसे संदेश चाहूँगी कि आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और देखिए, हमारी तरफ से सबसे पहला संदेश यही है, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी अभियान चला रखा है, नशा मुक्ति अभियान। जी। त्योहारों को मनाएं, उसकी संपूर्ण गरिमा के साथ मनाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखें। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें, हेलमेट धारण करें, सीट बेल्ट पहनें, अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, यातायात के नियमों का पालन करें। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। सर, जाते जाते बुदिल्ला जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आपका क्या संदेश है? हमारा यही संदेश है कि अच्छे से आप त्यौहार मनाएं और शुद्ध चीज़ों को खरीदें,
और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई कमी है तो आप उसकी बराबर शिकायत करें, उसका प्रतिरोध करें और अपने अधिकारों को समझें और उनका उपयोग भी करें। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं डॉक्टर कैलाश बुंदेला जी, डॉक्टर विशाल मालवीय जी, आपका भी धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम सभी के साथ साझा की ताकि हम जागरूक हो सके, हम जान सके हमारे क्या अधिकार है, हमें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। ये सारी बातें आज हमने अपने कार्यक्रम में की हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दोनों विशेषज्ञों ने जो जानकारी आपको दी है वो आपको बेहद पसंद आई होगी और आप उन नियमों का पालन भी अवश्य ही करेंगे। आपको अभी से त्योहारों की शुभकामनाएं, क्योंकि त्योहारों का जो मौसम है वो आ चुका है। इस कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार एमपी।